10 बजे देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। आज का सवाल, क्या ट्रंप की मैडमैन थ्योरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेल रही है? एक तरफ शांति की बात, दूसरी तरफ खुली धमकी, एक हाथ में डील, दूसरे हाथ में डंडा। तो आखिर क्या चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप? उनकी मंशा क्या है? कहते हैं कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, यानी ऐसे लोगों से डरने की कोई वजह ही नहीं, कोई बुनियाद। जो बात बेबात धमकियां देते रहते हैं, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप हर दफा जंग के मुहाने पर दे रहे हैं। हालांकि राजनीति में गरजने वालों से देश डरते भी है। ये मैडमैन थ्योरी है जिसे सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने आजमाया था। वियतनाम युद्ध के दौरान उन्होंने खुद को इतना सख्त अप्रत्याशित दिखाने की कोशिश की थी, दुश्मन ये माने कि वो किसी भी हद तक जा सकते हैं और वो दबाव में आकर समझौता कर ले। अब ट्रंप के एक्शंस को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। आज दुनिया जिस चौराहे पर खड़ी है, वहां शांति का रास्ता बहुत धुंधला और युद्ध की लपटें बहुत तेज नजर आ रही है। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, दूसरी तरफ उनकी पुरानी मैडमैन थ्योरी। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या होती है मैडमैन थ्योरी। ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, इसकी शुरुआत कोल्ड वॉर के एरा से होती है। कोल्ड वॉर के समय इसकी जो कहा जाए तस्वीर सबसे पहले रखी गई थी। इस थ्योरी का सिंपल मतलब होता है, नेता खुद को थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल और कट्टर दिखाता है। ऐसा लोगों के बीच अपनी छवि को ले जाता है जिससे कि कट्टर सोच को, आइडियोलॉजी को वो लोगों के सामने रख पाए, ताकि सामने वाला डर जाए और जल्दी समझौता कर ले। यानी थोड़ा वो वाला एटीट्यूड रखना जिसमें सामने वाले को ये मैसेज मिले कि कुछ भी वो कर सकता है, ताकि दुश्मन या सामने भी कोई भी पार्टी हो उस पर साइकोलॉजिकल दबाव बन सके और वो शर्तें जल्दी मानने पर राजी हो जाए। जहां बातचीत का ग्राउंड ना के बराबर हो, बैक चैनल्स काम ही ना करें। ऐसी एक तस्वीर किम जोंग उन ने भी दिखाई है। अभी किम जोंग उन को मौजूदा वक्त का सबसे बड़ा मैडमैन नेता कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। उन्होंने अपने चाचा और भाई को दर्दनाक मौत दी और ये सजा देने में वो कोई भी हिचकिचाहट भी बरतते हुए नजर नहीं आए। पूरी दुनिया उन्हें अनप्रेडिक्टेबल और एक्सट्रीमिस्ट बताते रहे हैं। उनकी पर्सनालिटी को समझे तो उनके फैसले बताते हैं कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया उनके बारे में क्या सोचेगी और क्या करेगी। वो पूरी तरह से अपनी मर्जी के मालिक है और दिखाते भी वही है। अब ऐसे में सवाल ये कि क्या ट्रंप सच में मैडमैन बनकर दुनिया को डरा रही है या फिर ये उनका एक सधा हुआ गेम प्लान है? एक तरफ वो बातचीत की मेज पर बैठने को न्योता देते हैं, दूसरी तरफ परमाणु हमले की धमकी या ट्रेड वॉर की ललकार सामने रखते हैं। अब चलिए जल्दी से आपको डिटेल्स देते हैं कि इस वक्त जो थ्योरी सामने आ रही है मैडमैन थ्योरी को लेकर के हालात क्या बन रहे, किस किस नेता ने ये जो थ्योरीज है और ये वाला फॉर्मूला अपनाया। सबसे पहले बात रिचर्ड निक्सन की करते, वियतनाम वॉर के दौरान खुद को अनप्रेडिक्टेबल दिखाया था। साथ ही आपको बता दें, दुश्मन को डराने के लिए पागलपन की इमेज खुद की बनाई थी कि वो कभी भी कोई भी बड़ा फैसला ले सकते हैं, कितना भी ज्यादा घातक वो फैसला हो, वो उसे लेने में 2 दफा सोचेंगे भी नहीं। जॉर्ज डब्ल्यू बुश के बारे में बात करते हैं। 9/11 के बाद इराक पर हमला हो, इसको लेकर के सबसे बड़ा फैसला लिया था। साथ ही ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के तहत इराक पर आक्रमण भी किया गया था। आप समझिए कि ये जिस मैडमैन थ्योरी की बात हो रही है उसमें सारे जो किरदार है ये अमेरिकन किरदार है। जो हमारे साथ नहीं वो हमारे खिलाफ एक्सट्रीम स्टैंड है। और साथ ही आपको बता दे, तो हमने आपको बताया रिचर्ड निक्सन के बारे में, हमने आपको बताया जॉर्ज डब्ल्यू बुश के बारे में। जो हमारे साथ नहीं वो हमारे खिलाफ है, एक्सट्रीमिस्ट स्टैंड इनका था।
अब बात करते हैं व्लादिमीर पुतिन की। रूस का चेहरा, यूक्रेन युद्ध में अप्रत्याशित फैसला लेने वाले शख्सियत, न्यूक्लियर धमकियों से दबाव बनाने की रणनीति इनकी रही है। इसके साथ साथ आपको बता दें, व्लादिमीर पुतिन इस पक्ष में रहे कि न्यूक्लियर धमकियों से दबाव बनाने की रणनीति कैसे अख्तियार की जाए। अब बात करते हैं किम जोंग उन, सुपर मैडमैन इन्हें कहा जाता है, और ये कहना गलत भी नहीं होगा, दो राय भी नहीं इसमें कोई रखेगा, क्योंकि लगातार मिसाइल परीक्षण हो, न्यूक्लियर टेस्टिंग हो, हर और ये तस्वीर दिखाना किम जोंग उन ने ये साफ किया है कि उन्हें तानाशाही ही पसंद है। दुनिया उनकी पर्सनालिटी को जैसे भी तौले, जैसे भी देखे, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, और यही दिखाया दुनिया को अनिश्चितता में रखकर ताकत का बड़ा खेल, बड़ा दमखम यहां पर वो दिखाते हुए नजर आए। इसलिए दुनिया के लोग जो है वो उन्हें सुपर मैडमैन के तौर पर एब्रिविएट करते हैं। रिचर्ड निक्सन के बारे में हमने आपको बताया ही, यानी कि तस्वीर इस वक्त दिखाता है कि पूरी दुनिया में कौन कौन से वो अभी तक नेता आए हैं जिन्होंने इस मैडमैन की थ्योरी पर काम किया है। मैडनेस दो टाइप के होते हैं, ये भी बहुत दिलचस्प है, इंटरेस्टिंग कड़ी है, आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा। एक होता है अनप्रेडिक्टेबिलिटी, यानी कि अप्रत्याशितता, हर कदम सरप्राइज एलिमेंट के तौर पर आता है, हर फैसला जो है चौंकाता है, यानी कि कोई भी डिसीजन लिया जाएगा वो इतना अनप्रेडिक्टेबल होगा जिसके बारे में कोई सोच भी ना सके, नतीजों की परवाह भी नहीं किया जाता। अब आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है, ईरान पर हमला किया, शायद प्रेडिक्ट भी नहीं किया था कि इतनी लंबी जंग में फंसना पड़ जाएगा, वही हुआ, नुकसान कितना भी हो पीछे हटना नहीं। अब डोनाल्ड ट्रंप भी तो वही कर रहे हैं, इससे पहले वेनेजुएला का केस देखिए, उसके बाद ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए, क्यूबा पर कब्जा करने के लिए, और अभी वर्तमान में ईरान। कब क्या कर दे कोई अंदाजा नहीं है, इसे कहते हैं अनप्रेडिक्टेबिलिटी। कोई इसे स्ट्रेटेजिक मूव बता नहीं सकता, अगला स्टांस क्या होगा, आज कुछ कल कुछ, यानी कि इस तरीके का जो कहा जाता है एक पागलपन, अनप्रेडिक्टेबल, अप्रत्याशितता। अब जंग में अमेरिका में नुकसान क्या हुआ, अरबों डॉलर के उन्नत ड्रोन और विमान निखाक हो गए हैं, ये जान लीजिए। अमेरिका के 15 से ज्यादा लड़ाकू विमान तबाह हो गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि इस पूरी जंग में 30 दिनों में सेना पर 4.7 लाख करोड़ खर्च किए गए। आप समझिए, इसी वजह से हम उन्हें कह रहे हैं कि अनप्रेडिक्टेबल है, उनका पागलपन दूसरे प्रकार का है, और ये खास तौर पर इस वजह से मैडनेस जो है, इस थ्योरी के साथ डोनाल्ड ट्रंप का नाम जो है वो जुड़ता जा रहा है। जंग के पहले दिन 15,666 करोड़ खर्च कर दिए गए। अब इसी को लेकर चर्चा हम करते हैं, खास मेहमान हमारे साथ कनेक्ट है, उनका तारुफ आपको करवा दूं, आपको नजर आ रहे होंगे बड़ी वॉल पर, हमारे साथ आशीष साय सर कनेक्ट है, साथ ही साथ वीएन झा सर हमारे साथ कनेक्ट है, दीवान सर हमारे साथ कनेक्ट है। सभी का तारुफ एक एक करके आपको स्क्रीन पर करवा रही हूँ। कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान, साथ ही साथ करोड़ी सिंह हमारे साथ कनेक्ट है, विदेश मामलों के जानकार है। सबसे पहला रुख मैं करना चाहूंगी आशीष सर आप ही का ही। हम देखते हैं कि एक तस्वीर होती है, एक दिखाई जाती है और एक होती है असली हकीकत। अब अगर डोनाल्ड ट्रंप के केस में देखें हम, तो डोनाल्ड ट्रंप जो दिखा रहे हैं अनप्रेडिक्टेबिलिटी, वो किस हद तक आप मान रहे हैं कि वो मैडनेस थ्योरी के साथ सूट करती है? रितु, इसका बैकग्राउंड देखना पड़ता है कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी या एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, ये सारी चीजें वॉर का एक टैक्टिकल हिस्सा होती हैं। लेकिन क्या ट्रंप इस हिस्से के तहत कर रहे हैं, क्या इस सोच के साथ कर रहे हैं, या उनका एक नेचुरल, एक डिफॉल्ट सिस्टम है इस तरह की अनप्रेडिक्टेबिलिटी? तो ट्रंप के केस में वो एज अ कमांडर इन चीफ ये एलिमेंट ऑफ सरप्राइज के लिए नहीं कर रहे हैं। जहां तक मेरा असेसमेंट है, मेरी मैपिंग है ट्रंप के बिहेवियर की, उनके कंडक्ट की, वो ये उनमें एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। देखें रितु, एक बड़ी अजीब सी बात है, जीनियस एंड इडियट्स वेरी फ्रीक्वेंटली बिहेव अलाइक। जीनियस और इडियट्स कई बार एक ही जैसे काम करते हैं। तो उसके पीछे क्या चल रहा है? क्या वो इतना जीनियस है कि उसे पता है कि हम कब प्रेशर्स डालेंगे तो कब लोग झुक जाएंगे, या वो इतना इडियोटिक है कि उसने कुछ सोचा नहीं और उसने वही कदम उठाया जो जीनियस उठा रहा था? तो उसके पीछे क्या चल रहा है उसके दिमाग में, उसको मैप करना पड़ता है। और ट्रंप का सिर्फ वॉर थिएटर में नहीं, इकोनॉमिक थिएटर में, इंटरनल टर्मोइल ऑफ अमेरिका, उसमें आप देखें तो जेनेटिकली उसका एक तरीका है जो कि बहुत सेन नहीं है, लॉजिकल नहीं है, और कहीं ना कहीं उसमें एक बिजनेस डोमिनेंट फैक्टर है कि पहले कुछ ज्यादा बताओ फिर कम कर दो तो लोग खुश हो जाएंगे। वो ये भूल जा रहे हैं एज अ अनट्रेन्ड गाय
अनएक्सपोज्ड गाय जस्ट एज अ बिजनेसमैन। वो ये भूल जा रहे हैं कि जब आप एक इंडिविजुअल से डील करते हो तो कभी कभी ये टैक्टिक्स ज्यादा चलती है कि आप डराते हो तो वो टूट जाता है, आप कुछ धमकी देते हो, कुछ ट्रेड ऑफ करते हो। जब आप एक टीम से डील करते हो तो ये चीजें नहीं सक्सेसफुल होती है, क्योंकि उस टीम में भी हर किस्म के लोग हैं। कुछ प्रेशर स्टैंड कर सकते हैं, विथस्टैंड कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, कुछ की सोच अलग। तो टीम के साथ डील करने में आपको भी एक टीम साथ रखनी पड़ती है जिसका एक्सपोज़र, जिसकी मालूमात ज़्यादा हो, ताकि कुछ सेन बातें हो सकें। आपने अभी अपनी एक यूएस की टीम को भेजना है इस्लामाबाद, और वहाँ पे एक शिप ईरान के फ्लैग की, उस पे गोली चला दी। नाउ दिस इज़ नॉनसेंस। आपको क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि आप क्या करना चाहते हो टीम को। इस तरह की हरकतें करने पे ये मैडमैन थ्योरी इन पे लागू हो जाएगी। जी। बिल्कुल, जहाज सर हमारे साथ कनेक्ट है, दीवान सर हमारे साथ कनेक्ट है और सिंह सर भी हमारे साथ कनेक्ट है। पहला सवाल जहाज सर अब आपसे है, ये मैडमैन थ्योरी के एक दो किरदार अभी तक नहीं, कई किरदार दुनिया ने देखे हैं। रिचर्ड निक्सन के बारे में बात करें, अभी वर्तमान समय में किम जोंग उन को लेकर बात करें, इससे पहले बुश के बारे में चर्चा की हमने। ये तमाम चेहरे एक चीज़ तो बहुत दिखाते हैं, बहुत क्लियर बताते हैं कि दुनिया में इमेज बिल्डिंग कितना इंपॉर्टेंट और कितना क्रूशल होता है। आपने जो इमेज अपनी बना रखी है, जैसे कि किम जोंग उन खुद को प्रेजेंट करते हैं, उनके कैरेक्टर को लेकर दुनिया में क्या चर्चा हो रही है उन्हें कोई समस्या नहीं है, दुनिया क्या सोच रही है उन्हें कोई लेना देना नहीं है। अब इमेज बिल्डिंग को लेकर जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड में जिस तरीके की तस्वीरें कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो तस्वीर दिखाना, वो अपनी छवि बनाना जिससे कि आप अप्रोचेबल या नॉन अप्रोचेबल रहें। रितु, जहाँ तक पॉलिटिकल एरिना का सवाल है वहाँ पे इमेज बनाना, तो देखिए इमेज बनाना एक अलग चीज़ है और इमेज बनना एक दूसरी चीज़ है। कुछ लोग जरूर इमेज बनाते हैं, लेकिन लोगों की इमेज बन जाती है। देखिए जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार जब आए थे एडमिनिस्ट्रेशन में, तो ये माना जाता था कि उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। वो जिस तरह से वो बिहेव करते हैं, जिस तरह से वो अपनी बातें रखते हैं, या जिस तरह से उनकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, वो शायद इसी वजह से है कि क्योंकि वो एक सीजन पॉलिटिशियन नहीं है। अब बात आती है ट्रंप टू की। ट्रंप वन जो था, अमेरिका दुनिया के सेंटर स्टेज पे हमेशा होता है, चाहे जिस भी कारण से आप ले लें उसको। तो जब आपने ट्रंप वन का 4 साल का अपना पूरा एक्सपीरियंस लिया, तो अब ट्रंप टू में ये बार बार हमें ये बात रखना कि वो तो पॉलिटिशियन है नहीं, या ये वो एडमिनिस्ट्रेटर है नहीं, वो तो बिजनेसमैन है, ये अब हमें उतना जचता नहीं है। और ट्रंप का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो आपस में खुद को ही अक्सर वो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। आज एक चीज कहेंगे, कल उसके बिल्कुल विपरीत कहेंगे, परसों कुछ और पलट जाएंगे। तो ये बयान में जो पलटना होता तो फिर है। तो बयानवीर हुए, आप इसे हाँ मैडनेस से ना जोड़कर बयानवीर बनाने से जोड़ रहे हैं। दीवान जी सर, आप मुझे बताइएगा, अगर हम दुनिया की बात करें, एक दुनिया को डराइए, धमकाइए, दिखाइए कि आप बड़े फैसले लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, किसी भी वक्त कोई भी बड़ा फैसला आप ले सकते हैं, ये एक स्टांस साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने के लिए है, या ये सिर्फ और सिर्फ एक आप अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग पर काम कर रहे हैं? इस पर जवाब दीजिएगा। एक बड़ी खबर, उसके बाद वापस आ रही हूँ आपके पास। ईरानी जहाज को सीज करने का एक और वीडियो सामने आया है। ईरानी जहाज का हमले का एक्सक्लूसिव वीडियो ये बताया जा रहा है, और सुपर एक्सक्लूसिव खबर भी है। अमेरिका ने ईरानी जहाज को कब्जे में लिया है। हॉर्मुज के पास ईरानी शिप टुस्का पर कब्जा, और यूएस नाकाबंदी पार करने की कोशिश कर रहा था। यूएसएस स्प्रुएंस ने जहाज को इंटरसेप्ट किया है। अब तस्वीर आपके सामने, यहाँ पर देखिए, टुस्का जिसको लेकर जो जानकारी मिल रही है, हॉर्मुज के पास ईरानी शिप पर कब्जा, और यूएस का ये पक्ष है कि लगातार नाकेबंदी को क्लियर करने की कोशिश कर रहा था। इस पर फायर किया गया है, इसे रोका गया है। यूएसएस स्प्रुएंस ने जहाज को इंटरसेप्ट कर लिया है। दीवान सर, अब अपने सवाल पर वापस आते हैं। सवाल ये कि कैरेक्टर बिल्डिंग ज़्यादा एसेंशियल है या दुनिया के लिए पीस ज़्यादा एसेंशियल है? अभी तो डोनाल्ड ट्रंप का केस हो, किम जोंग उन का केस हो, या हम जो चीन के ड्रैगन के प्रतिनिधि है उनका केस देखे, सब एक ही बराबर कैरेक्टर बिल्डिंग पर काम कर रहे हैं। धन्यवाद ऋतु जी, जय हिंद आपको, मेरे रिस्पेक्टेड को पैनलिस्ट को, दर्शकों को। देखिए, ये जो इतनी डिस्कशन हम ट्रम्प की पर्सनैलिटी पे बात कर रहे हैं, अप्रोच पे बात कर रहे हैं,
लबोलबाब तो ये है मेरी समझ में कि ट्रंप जो है बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे अगर ये टॉक सक्सीड नहीं होती हैं, सीज फायर आगे नहीं बढ़ता है, परवान नहीं चढ़ता है। वो आज चढ़े, कल चढ़े, हफ्ते में चढ़े, 10 दिन में चढ़े, मुझे लगता नहीं ट्रंप अफोर्ड कर सकते हैं कि ये सक्सेस, टॉक सक्सेस ना हो, ईरान के साथ युद्ध ना रुके। तो इसके लिए इतनी खुमारी उनके मन में, इस टाइप की बातें, तो ये खाली पागलपन नहीं है, ये तो बिजनेसमैन है, इतने 80 साल की उम्र है उनकी, दूसरी बारी राष्ट्रपति बन गए वो, तो ये सब तुक्के से नहीं है उनकी। तो ये मतलब एक थिंकिंग है उनको, या तो मुझे समझ नहीं आता कैसे वो इस टाइप की बातें कर सकते हैं, पूरी अविश्वसनीयता का वातावरण बना रहे हैं। और आप उनको, आप 40 दिन तो आप मार खा चुके हैं ईरान से, दुनिया जान रही, दुनिया कह रही है, उसके बाद आप ऊंची ऊंची बातें कर रहे हैं, बंदूक कनपट्टी में बंदूक रख के आप बात करना ईरान से मनवाना चाहते हैं। क्या सक्सेस मिलेगा आपको? मुझे तो लगता है देर सवेर जो यूरोपियन का और 35 कंट्रीज का जो गठबंधन है वो इस चीज में घुसेगा तो काम होगा। ये तो आज वाला जो है, कल वाला तो क्या पहला तो चांस है, ईरान आए ही नहीं टेबल पे, और आए तो उसको आगे बात ना करे, ये क्या बोलते हैं, कुछ निकले ही ना, कि न्यूक्लियर की बातें, ऊंची ऊंची बातें, पर ये कोई खबर तरीका तो है नहीं। तो और सर, पर खबर तो ये थी कि जानबूझ के उनकी पीआर टीम ये करवा रही है कि आप कुछ भी करिए और खबरों में रहिए एटलीस्ट, ताकि खबरों में आप बिकेंगे तो आप जियोपॉलिटिकल डिप्लोमेसी में अपने आप नंबर 1 पर रहेंगे। ये भी एक स्टांस है, ये भी स्टंट के तौर पर लिया जाए क्या? नहीं रितु जी, मेरी समझ में इस टाइप से खबरों में इनको पीआर वाले जो एडवाइस कर रहे हैं, आप मुझे बताएं, आप ऊंची बात करके फिर एकदम नीचे आ जाते हैं, कोई लेवल ही नहीं है इसमें, कैसे खबरों में बनने से क्या फायदा मिल रहा है उनको? एब्सोल्युटली। बल्कि साइलेंट नेगोशिएशन भी होती है। मैं एक बच्चे और मानता हूं, बातें छोड़ दिए, आवाज आवाज नॉइज बहुत चल रहा है, छोड़ दीजिए, बैकडोर डिप्लोमेसी जरूर चल रही है। पर भी देखो आप, बड़ी भारी बात ऋतु जी, ईरान के अंदर कोई सिंगल पावर सेंटर नहीं है। आईआरजीसी और स्पीकर वगैरह ये अलग अलग गुट में हो गए हैं। अगर आप जो नेगोशिएट करने आ रहे हैं, अगर उनकी पोजीशन आपने वीक कर दी, वो ट्रम्प की बात मान के चले गए इस्लामाबाद से, या जिस टेबल टॉक हो रही है उससे वापस चले गए, आप मुझे बताएं उनको ईरान के अंदर कौन खड़ा करेगा, उन्हीं बातों कौन मानेगा? अरे इतना हमने सेक्रीफाइस किया मिस्टर नेगोशिएटर्स ईरान वाले, आप अपने सब वापस आ गए छोड़ छाड़ के, अपने नुकसान पहुंचा, कंट्री को नुकसान पहुंचा दिया, तो क्या क्या पर सीज़फायर टिकेगा? ऐसा अगर हम माने, क्या इस तरीके की अनप्रिडिक्टेबिलिटी या इरेशनल बिहेवियर, या आप एक्सट्रीमिस्ट तौर पर अपने विचार या आइडियोलॉजीज को रख रहे हैं, तो इसका फायदा भी तो कुछ हद तक मिलता ही होगा ना सर? ऐसे तो नहीं है कि कुछ सिर्फ और सिर्फ डिसएडवांटेज है, हो सकता है मेरिट भी हो इसका। ये अमेरिकन डोमेस्टिक ऑडियंस को मिलता है, मागा ऑडियंस को मिलता है। रितु जी, आप अमेरिका गई हो, पता होगा आपको, अमेरिकन्स को इतना पता नहीं है कि अगली गली में क्या है। इंडिया में तो आप कहीं चले जाओ, मथुरा भी चले जाओ, बोलो वो ये फलाने का आश्रम कहाँ, बता देंगे। वहां तो आई डोंट नो, आई डोंट नो। अमेरिका में पूछो उसको, आम सिटीजन को, भाई जर्मनी कहाँ है, मैं गारंटी देता हूं 10 में से 8 या 9 तो बता नहीं पाएंगे जर्मनी कहाँ है। तो उनके लिए तो ठीक है, ट्रंप ने जो कह दिया, फॉक्स न्यूज ने कह दिया, दुनिया भर ने कह दिया, उनको पटाने के लिए ट्रंप ये दाव खेल रहे हैं, ये ठीक है डोमेस्टिक इमेज के लिए। पर ये भी तो देखेंगे किसी और से कराएं, जो है JD-1 से कराएं, किसी और से कराएं। राष्ट्रपति खुद खड्डे में तो अपने आप को ना डाले भाई, इस टाइप की बातें करके। ये तो तोड़ने वाला काम कर रहे हैं, और तोड़ने में इनको नुकसान नहीं होगा। और ईरान तो वो है ना, आपने धमकियां दी, आपने अटैक किए, ईरान खड़ा का खड़ा रह गया, उसके बावजूद आप ये कह रहे हैं, और बाद में कहेंगे करोड़ी सर हमारे साथ कनेक्ट है। सर मुझे जवाब दीजिएगा इस पर, नफा नुकसान की बात हो रही है, चाहे कितना ही प्रॉफिट हो, कितना ही घाटा इसका मिल जाए, लेकिन अगर कंपेयर करें तो क्रेडिबिलिटी में तो बड़ा सवाल उठेगा ही ना, विश्वसनीयता कितनी रह जाती है। और आप तो क्योंकि विदेश मामलों के बेहतरीन जानकार हैं, मुझे समझाइएगा, अगर हम अलग अलग कंपेयर भी करें, अलग अलग नेताओं को विश्व भर में अगर हम देखें, इस वक्त आप उनको कंपेयर करके क्या ड्रॉ कर पा रहे हैं कि क्या ये मैडमैन थ्योरी जो है ये सिर्फ और सिर्फ क्रेडिबिलिटी फैक्टर पर कहीं ना कहीं जाकर दम तोड़ देती है? देखिए रितु, मनोविज्ञान में अलग अलग तरीके के व्यक्तित्व होते हैं, बहुत लंबी लिस्ट है, और उन व्यक्तित्व में ट्रंप कहाँ खड़ा होता है, इसके लिए इनकी भतीजी ने एक किताब लिखी है,
और वो साइकोलॉजिस्ट हैं, उनकी भतीजी हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, तो उन्होंने उसका सबटाइटल है माई फैमिली हैज क्रिएटेड वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस मैन। तो ट्रंप के बारे में उसकी भतीजी का ये पुरानी किताब है, फर्स्ट टाइम भी वो प्रेसिडेंट नहीं बने थे, उससे भी पहले की है। तो ट्रंप का व्यक्तित्व एक विशिष्ट तरीके का है और हम सब का व्यक्तित्व अलग अलग होता है। बहुत पहले मैं स्टूडेंट था तब एक किताब पढ़ रहा था, वो था कि दुनिया के अलग अलग नेताओं से, अब्राहम लिंकन से लेके हिटलर तक के, उसमें ये बताया गया था कि कोई लीडर कैसा व्यवहार क्यों करता है, उसका एक्सपीरियंस होता है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था कि जो माँ के नजदीक होते हैं वो पैशनेट होते हैं, जुडिशियस होते हैं, पिताजी के नजदीक रहे उनसे ज्यादा इन्फ्लुएंस है, वो कैलकुलेटेड होते हैं। तो व्यक्तित्व अपार्ट, ट्रंप की क्यों हमारे लिए समस्या है, क्योंकि ट्रंप का बिहेवियर है, डिसीजन है, वो अमेरिका एज ए नेशन, एज ए स्टेट बिहेवियर बन जाता है, वहां हमें समस्या होती है। उसका पूरी दुनिया पे नकारात्मक या सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो ट्रंप एक यूएस प्रेसिडेंट के रूप में जो बिहेव कर रहे हैं या निर्णय ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, इसका कारण क्या है? पर फायदा क्या मिलेगा सिंह सर? वही तो नफा नुकसान के बारे में ही चर्चा हो रही है। शायद से डोनाल्ड ट्रंप क्यों डराना चाहते हैं दुनिया को, क्यों दिखाना चाहते हैं कि उनसे ज्यादा बड़े और घातक डिसीजन कोई नहीं ले सकता? सुपर पावर है भैया, सुपर पावर को अगर इस तरीके के डिसीजंस लेने पड़ेंगे तो वो पूरी तरीके से फ्लुएंटली बोल सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव या राष्ट्रपति इस तरीके की छवि दिखाना चाहे, एक मैडमैन साइकोलॉजी लोगों को दिखाना चाहे कि जब चाहे तब हमला करवा दे, जब चाहे तब वेनेजुएला के केस में हमने देखा कि हाईजैक कर ले शीर्ष रिप्रेजेंटेशन को ही। अब ये पूरी तरीके से क्या दिखाता है और क्यों करना चाहते हैं? दुनिया के सामने ऐसी छवि क्यों बनाना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप की? वो सन की ये शब्द कितना सही है मुझे नहीं पता, अगर मैं गलत हूं तो प्लीज क्लियर कीजिएगा कि ये शब्द कितना सूट करता है उन्हें। नहीं रितु, सन की वर्ड एकदम एप्ट है उनके लिए, और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि अनपार्लियामेंट्री है या अनसोशल है, एकदम सन की है। दो तीन चीजें उनको अगर मैप करें, मैंने काफी क्रिटिकली, बिकॉज एक शुरुआत में उनके जो स्ट्रेटेजिक थॉट्स थी रिगार्डिंग सर्टेन पॉइंट्स, उससे मैं बड़ा एग्री करता था, आज भी करता हूँ। जैसे ये जो चल रहा है ग्लोबलिस्ट वर्सेस नेशनलिस्ट, तो मैं टोटली ट्रंप का सपोर्टर हूँ कि नेशनलिज्म इज द थिंग। ग्लोबलिज्म जो है वो एक्सपेंशनिस्ट कम्युनिटीज की एक डिजाइन है कि पूरे दुनिया में हम ही रूल करें, हम कैसे छा जाएं। पहले भी मुगल साम्राज्य के समय, अंग्रेज साम्राज्य के समय ये सब चीजें हमने देखी हैं कि एक ग्लोबलिस्ट होते हैं, इन्हें पूरी दुनिया एक है जी, सारे बॉर्डर्स को खोल दो, और उसके बाद वो धीरे धीरे कैंसर की तरह फैल जाते हैं और सिर्फ वही डोमिनेट करते हैं। तो ट्रंप ने इस सुनामी को, इस टाइप को बोल्डली रोका है। पहले भी कई कंट्रीज ने, इंक्लूडिंग इजराइल, चाइना, इन्होंने आयरन कर्टन्स लगाए हैं अगेंस्ट ग्लोबलिज्म कि आप नेशनलिस्ट बनिए। सिमिलरली उनका ये जो इमिग्रेशन पे टेक है, उनका जो ट्रांसजेंडर्स ह्यूमंस पे जो टेक है, मैं उसको एग्री करता था। लेकिन मुद्दा यहाँ हो रहा है मैडमैन थ्योरी का। वो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लीडर्स, एक होता है ट्रेन्ड लीडर्स, एक होता है बॉर्न लीडर्स। अनफॉर्चुनेटली ट्रंप फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ बॉर्न लीडर्स। ट्रेन्ड लीडर्स ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह के लिए अच्छे होते हैं, उनको टैक्ट्स बताए जाते हैं, ह्यूमन बिहेवियर सिखाया जाता है, मिलिट्री को लीड करना है तो ऐसे बिहेव करो क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी है, स्टडी करके करते हैं। और एक बॉर्न लीडर्स हैं जो किसी गाइडलाइन पे नहीं चलते, दे टेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस इररिस्पेक्टिव, जैसा आपने बताया कि उसमें क्या प्रोज एंड कॉन्स होंगे उसको नहीं सोचते। ट्रंप आज की तारीख में CIA का या DOJ का, तो आपकी नजर में क्या है, डोनाल्ड ट्रंप एक्सट्रीमिस्ट है या फिर अनप्रेडिक्टेबल है? अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन उनका जो फंडामेंटल फिलॉसफीज ऑफ लाइफ ऑफ गवर्नेंस है वो बहुत क्लियरली डिक्लेयर्ड है। उनके जो फंडामेंटल्स हैं, उनका एक TPUSA जो है जिसमें चार्ली कर्क वगैरह थे कि व्हाइट्स आर द सुपीरियर रेस, अमेरिका इज फॉर व्हाइट्स। जैसे हम हैं, हम इंडो गैंजेस सिविलाइजेशन को पर्सनली मैं बेस्ट मानता हूँ, इंडियंस आर द बेस्ट। इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे डीप, सबसे साइंटिफिक, सबसे इकोलॉजिकल। उसी तरह ट्रंप की एक सोच है जो कि इल फाउंडेड है, लेकिन उसकी वो सोच है, उसमें कहीं भी आपको एक बार भी फ्लक्चुएशन नहीं दिखेगा। हालांकि वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को बैलेंस करने के लिए कभी कभी उसके अगेंस्ट बोल देंगे, बट ही इज रेडिकल अबाउट इट। तो इराटिक बोलना या उसको बहुत अनथॉटफुल, ही इज समटाइम्स बैड विद हिज वर्ड्स,
गलत वक्त पे गलत बोलना, और तो ये ऐसा एक भी तो हो सकता है कि उन्हें ही भ्रम में डाला जा रहा हो, या उनको उनके कुछ ऐसे सलाहकार हो जो इन्हें सलाह दे रहे हैं, शायद उनके साथ सूट करे। दीवान सर मुस्कुरा रहे, सर आप प्लीज इस पर जवाब दें। देखिए ऋतु जी, जो अकबर के नवरत्न थे, जो उसके एडवाइजर होते हैं, वो उनकी जिम्मेवारी नहीं है। जिम्मेवारी तो राजा की है, जौहरी की है। चुन के क्या, एडवाइजर तो कुछ भी बोल देगा। आप कैसे सुन रहे हैं कि आंख बंद करके, आंख मूंद के चल रहे हैं? और वो पहले भी करता तो यही काम है। जेडी वांस को बोला था, अगर तुम नेगोशिएशन फेल हो गए तुम्हारी गलती है, जीत गए तो हम। नहीं, हो कड़वा सकता क्या, है, कड़वा कड़वा, हो सकता है, हो मीठा सकता मीठा है दीवान गप सर। गप। अगर हाँ। मान लीजिए ट्रस्ट ऐसी टीम पर कर दिया जो खुद ही अंदर खाने उनके लिए ही पिच तैयार कर रही हो, उन्हें ही एलिमिनेट करने के लिए, ये केसेस नहीं है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं है भाई। वो तो लोग डरते हैं उनसे, सर सर करते हैं। आप बॉडी लैंग्वेज देखिए, मैंने सोतू देखा। सोतू माने स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस स्पीच ट्रम्प की। ट्रम्प है, रूबियो बैठे हैं ट्रम्प के बाजू में, रूबियो और ये आपका पीट हेग्सेस वगैरह। वो खत्म करके बोलता है, पीट वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? नो सर, अंडर योर लीडरशिप वी आर टिकी टिकी बू। उनका एज डिफरेंस कितना है, वो यस सर यस सर कर रहे हैं। आप उनको कह रहे हैं कि एडवाइजर वो अच्छे नहीं तो मिले। यस के आगे कुछ कह भी नहीं पा रहे। पूरा कंप्लीट कीजिएगा हाँ। सर, कंप्लीट कीजिएगा सर। एक बड़ी खबर, माफी के साथ रोक रही हूँ, एक बड़ी खबर, उसके बाद वापस आप ही से जवाब ले रही हूँ। बातचीत से इनकार के बाद ट्रम्प की ईरान को धमकी, डील नहीं हुई तो पुल, पावर प्लांट पूरी तरीके से तबाह करेंगे। ये इस वक्त एक दफा फिर से धमकी दी गई डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा, और इसी धमकियों को लेकर के अभी जो कैरेक्टर बिल्डिंग पर सवाल मैंने पूछा था दीवान सर, कहा जा रहा है बातचीत से इनकार, इसके बाद ट्रम्प ईरान को धमका रहा है कि इसके बाद स्थिति और आपके लिए नाजुक बन जाएगी, हम आपके पुल ध्वस्त कर देंगे, हम आपकी चीजें तबाह कर देंगे, पावर प्लांट्स नेस्तनाबूद कर देंगे। ये क्या है सर? ये समय समय पर वॉर के इस क्रूशल मोमेंट पर इस तरीके की वार्निंग्स या ये धमकी के तौर पर अगर कहें तो क्या दिखा रहा है? ये क्यों इस तरीके की तिगड़ी फिट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प? मुझे याद है, मैं सैनिक स्कूल रीवा में पढ़ता था, तो रात को 8 बजे खत्म होती थी हमारी स्टडी क्लास, और डाइनिंग हॉल आने के टाइम बीच में बड़ा अंधेरा होता था। तो डर लग के, आम के बड़े बड़े पेड़, डर लगता था कहीं वो भूत हो। तो हम जोर से गाना शुरू कर देते थे अपने आप को तसल्ली देने के लिए कि अरे भाई सब ठीक है, कुछ नहीं है। अभी देखिए, ये जो बातें कर रहे हैं, बड़े बड़े एम्पायर दुनिया में रहे हैं वो अभी अकबर के नवरत्न की बात हुई कि अच्छे एडवाइजर हैं तो समाज चलता है। और जो आप कर रहे हैं, मुझे आप बताएं, आप ये काम कर रहे हैं, आपकी एयरक्राफ्ट कैरियर वहां बैठे हैं, और आपके, और हाइपरसोनिक मिसाइल दे रहा है रशिया इनको, ईरान को। चीन भी सप्लाई कर रहा है। आपका एयरक्राफ्ट कैरियर एक डूब गया, जो वहां बैठा, एक तो भाग गया, जेराल्ड फोर्ड आया था, वो तो आया भी अफ्रीका से है। तो आपकी अपनी वल्नरेबिलिटी भी तो देखिए, आप कितने एक्सपोज हैं वहां भाई। आप ये जो बातें कर रहे हैं, ईरान को डरा रहे फिर हैं, तो और सवाल ये सबसे बड़ी उठेगा, बात, फिर तो ये सवाल उठेगा जहां सर साइकोलॉजिकल स्टंट है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का पार्ट है, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ ट्रम्प का पावर शो है? धन्यवाद रितु। मैं जानता हूँ 1 मिनट से पहले आप मुझे इंटरप्ट कर दीजिएगा, तो 1 मिनट के अंदर मैं अपनी बात रखने की कोशिश करता हूँ। नहीं नहीं सर, प्लीज कंप्लीट कीजिएगा। चलिए, कोई बात नहीं। देखिए, हम लोग ट्रम्प का जो जितना हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि हम पूरे पैनलिस्ट में से कोई भी इतना सशक्त है कि ट्रम्प को शायद वो एनाटॉमी में जिसको बोलते हैं खोलना, ये हम लोग कर सकते हैं। हम नहीं जानते हैं उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो कैसा आदमी है, उसका बैकग्राउंड क्या था, कैसे आया था। देखिए, मैडमैन थ्योरी एक अलग चीज है, जो कि कुछ लोग जो शक्तिशाली होते हैं वो अपने आप को प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं दूसरों के ऊपर में। डिक्टेटोरियल मतलब आप डिक्टेटोरियल हो सकते हैं, आप दूसरों को डिक्टेट कर सकते हैं। जैसे हम जब भी डिक्टेटोरियल का नाम आता है, सबसे पहले जर्मनी का एक लीडर सामने में आता है। वो चीज छोड़ दीजिए, आज के दिन में ट्रम्प जो है, ट्रम्प वो ऐसे किसी कैटेगरी में पढ़ते हैं, मैं नहीं विश्वास करता। वो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, वो वीक लीडर हैं,
वो अपने आप को एक तरफ में थोपने की कोशिश करते हैं और दूसरी तरफ में अपने आप को एक ग्लोबल क्रूसेडर की तरफ दिखाते हैं। ये चीजें नहीं, मतलब आप एक को समझा सकते हैं, आप अपनी जो आपकी कैबिनेट है उसके सामने में आप अपने आप को प्रोजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन दुनिया में आप अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए आज के दिन में उसके अपने नेटो के जो जितने ईयू के मेंबर्स हैं, वो कोई ट्रंप के साथ में खड़ा नहीं है। एक हंगरी का था जो ट्रंप के साथ में आया था, वहां भी सत्ता चेंज हो गई है। तो ट्रंप क्या है वो चीजें छोड़ दीजिए, हम लोग शायद उसको बहुत ज्यादा मतलब सम्मान दे रहे हैं उसके बारे में डिस्कशन करके। अब बात आती है कि यहाँ पे जो अभी होने वाला है, कल फिर से अमेरिका की जो पॉलिटिकल टीम है वो पाकिस्तान के लिए रवाना हुई है। ईरान ने लेट लास्ट नाइट ये अनाउंस किया है कि वो इस वार्ता में नहीं जाएंगी। अगर उसके ऊपर में इंटरनल दबाव पड़ा कि हाँ किसी को भेजें, तो कोई शायद एक आदमी या दो आदमी या एक छोटा सा टीम वहां से हो सकता है आ जाए, जिसको कि डिसीजन लेने की उसमें क्षमता नहीं होगी। डिसीजन लेने की आज के दिन में क्षमता फिर से वापस खमेनी के पास जा चुकी है, खमेनी 2। और ये डिसीजन आया जैसी ही लेगी। लेकिन पॉलिटिकल जो वहां पे बिल्डअप हुआ है छोटे अंतराल में, पेजेस्टियन ले लीजिए या उसके पार्लियामेंट के उसके स्पीकर ले लीजिए, ये लोग ठोस थाम करने के लिए वहां पे हैं। ये लोग वो डिसीजन नहीं ले सकते जिसके ऊपर में कि आगे कल को ईरान चलेगा। अब यहां पे इसके परिप्रेक्ष्य में मैं कहता हूं कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि हम उसको खत्म कर देंगे, फिर से हम उसको तबाह कर देंगे, उसके पावर सिस्टम को खत्म कर देंगे, रोड रेल को खत्म कर देंगे। तो भाई आप क्या क्या चीज खत्म कर दीजिएगा? आप ये दिखाते हैं कि आप जेनोसाइड कर रहे हैं वहां पे ईरान में? नहीं, मैं नहीं समझता हूं कि ऐसा कोई रास्ता जो है वो उचित है। लेकिन जो दिमाग से जो कमजोर है, ऐसा आदमी कुछ भी कर सकता है। अब अमेरिकी लोगों ने उसको चुन के प्रेसिडेंट बनाया है, तो दे हैव टू बियर द ब्रंट ऑफ इट। उनको कहते हैं कि ऑलरेडी कहते हैं कि हमारा इतना नुकसान हो गया है, दुनिया में हमारी इमेज कम हो गई है, आज दुनिया में हमारे साथ कोई खड़ा नहीं है, पूरा का पूरा यूरोप जो आपके एंटी हो गया है, ग्रीनलैंड पे आपकी आंखें हैं, क्यूबा से आप कर्ज ले रहे हैं, क्यूबा को पिछले 2.5 महीने से उसने ब्लॉकेट किया हुआ है और दुनिया चुप है। जो सबसे अनफॉर्चुनेट चीज है कि आज के दिन में यूनाइटेड नेशंस या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल डिफंक्ट पड़ा हुआ है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि लोग गुतरेज को उठा के क्यों नहीं फेंक देते हैं, लेकिन लोग कोई ये इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं। तो चलिए, अनफॉर्चुनेट है। बिल्कुल, और ये स्टांस बहुत क्लियर होना चाहिए। सर अब कम से कम आज आप मुझे इसके बाद सवाल नहीं कर सकते, 80 सेकेंड्स दे दिए मैंने। करोड़ी सर आप प्लीज क्लियर कीजिएगा। अब मुझे ये बताइए, मैडमैन ट्रंप को जोड़े या किम जोंग उन को जोड़े, हम किसको उस क्लब में डाले जिसमें सीधे सीधे पावर शो से ज्यादा एक पागलपन दिखा करके दुनिया को पूरी तरीके से अपने काबू में रखने का एक पूरा गुत्थी जुड़ जाती है? सर देखिए रितु, चाहे कोई भी लीडर हो या कोई व्यक्ति हो, अपने घर तक सीमित है। उनके निर्णयों का, उनके व्यवहार का दूसरों पे असर नहीं पड़ता है, तो वो उनका व्यक्तिगत स्थिति हो सकती है। लेकिन ट्रंप अमेरिका जो सुपर पावर है उसके नेता हैं और उसके जो निर्णय होते हैं वो अमेरिका के निर्णय हम मानते हैं। लेकिन हम सिंपली ये कह दें कि वो एक मैडमैन की तरह बिहेव करते हैं या साइकोलॉजिकल वारफेयर चला रहे हैं, मेरे ख्याल से ये पूरी सिचुएशन का ओवर सिंप्लीफिकेशन है। एज ए प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं, उसका उन्होंने कई बार ये हिंट भी दिए हैं कि पिछले प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अमेरिका को सही तरीके से प्रेजेंट नहीं किया, अमेरिका की प्रतिष्ठा को धक्का लगाया और इसीलिए उन्होंने एक रेटोरिक दिया, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और अमेरिका के स्वर्णिम युग लाने की बातें की। ये सब बातें उन्होंने की हैं। ये सब क्यों किया, कारण ये है जो ढूंढना चाहिए, और वो कारण यह है कि दूसरे महायुद्ध के बाद पूरी दुनिया बर्बाद हो चुकी थी, विशेष रूप से यूरोप बहुत बर्बाद हो चुका था। अमेरिका ने यूरोप को रिकंस्ट्रक्ट किया, जापान जर्मनी को रिकंस्ट्रक्ट किया, इवन चाइना को भी एनकरेज किया। चाइना भी अमेरिका के सारे ही एक पावर के रूप में ग्रो हुआ है। लेकिन अमेरिका का रेस्पेक्ट दुनिया बहुत कम करने लगी। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी उनको रेस्पेक्ट नहीं मिल रहा था जितना वो एक्सपेक्ट करते थे।
संयुक्त राष्ट्र संघ को पूरा ज्यादातर फाइनेंस वो कर रहे थे, तो उनका डोमिनेशन को चैलेंज हो रहा था। और वो इसलिए हो रहा था कि देखिए कॉलोनियल पीरियड में थे, देशों के पास संप्रभुता नहीं थी, इंडिपेंडेंस नहीं थी। लेकिन दूसरे महायुद्ध के बाद जो दुनिया उभर कर सामने आई, वो हर देश बराबर का क्लेम करता है कि आप बराबर का हमें मानो। तो उस स्थिति में ट्रंप ने यह एहसास किया कि अभी तक के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने एक उदार दृष्टिकोण अपनाया, तो दुनिया अभी की अभी मदद आप के लिए आप हेल्प कैसे किया। आप कैसे जोड़ते हैं? अगर इसमें मैं अलग अलग अभी पर्सनालिटीज को रख दूं, पुतिन को रख दूं, किम जोंग उन को रख दूं, डोनाल्ड ट्रंप को रख दूं, कंपेयर करते हुए आप ज्यादा घातक किसको मान रहे हैं, किम जोंग उन को या डोनाल्ड ट्रंप को या पुतिन को? देखिए किम जोंग उन है, उसके पूरे डिसीजन का पूरी दुनिया पे उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता जितना ट्रंप के डिसीजन का पड़ता है। तो ट्रंप या किम जोंग यून या पुतिन वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उनके पास जो पावर है, जो देश है, और उस देश का दुनिया में क्या रोल है, किस तरह से वो ये वाला प्रभावित भी करता फंडा है, वो ज्यादा बहुत काम इम्पोर्टेंट है। करता है। आप कह रहे हैं कि कौन सा देश कितना स्टांस रखता है, कितना ज्यादा उसका से है दुनिया की डिप्लोमेसी में, वो कहीं ना कहीं बहुत डिपेंड करता है इस हद तक। एक बड़ी खबर, ईरान के सबसे ताकतवर शख्स बने मेजर जनरल वाहिदी, ईरान के सबसे ताकतवर शख्स बने हैं। मोश्तबा के बाद सबसे ताकतवर शख्स इन्हें बनाया गया है। IRGC में कमांडर है मेजर जनरल अहमद वहीदी। इस पर भी प्रतिक्रिया लूंगी, लेकिन सहाय सर मुझे समझाइएगा, एक कहा जाता है एरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट होता है रेटरिक्स का, और उसमें जितनी दफा हम जिक्र करते हैं तो 3 फॉर्म के अगर कहा जाए तो रेटरिक होते हैं, इथोस, पैथोस और लोगोस। एक होता है क्रेडिबिलिटी वाला जो विश्वसनीयता के आधार पर बनता है, दूसरा पैथोस भावनाओं के आधार पर सेंटिमेंटल होता है, तीसरा जिसमें हम कहते हैं लोगोस फैक्ट्स डेटा एंड फिगर्स देने वाला। अभी ये वाला रेटरिक फॉर्मूला क्यों नहीं अपनाते हैं? अगर डोनाल्ड ट्रंप किसी भी वॉर में, किसी जोन में खुद को पीस मेकर पहले बताते हैं, उसके बाद खुद जंगे करवाते हैं, तो ये रेटरिक से कितना दूर आप मान रहे हैं? रेटरिक से दूर नहीं मान रहे इसको। हम तो मान के चलते कि कॉग्निटिव डिसोनेंस एक वर्ड होता है, ये जो जिस पे आप बात कर रहे हैं, ये एक तरह का जो उनका मेंटल हेल्थ कंडीशन है, तो उसमें उनको किसी भी एक ब्रैकेट में डालना आज की तारीख में मुश्किल है। उसके बारे में और एक्चुअल मेडिकल रिसर्च करना पड़ेगा कि उनके जो बिफोर एप्स्टीन उस समय से जो कंडक्ट उनके रहे हैं पब्लिक स्पेस में, जिस तरह की उनकी ओरिएंटेशंस रही हैं, एज अ लीडर उनके जो डिसीजंस रहे हैं, एज अ यंगस्टर उनके जो एम्बिशंस रहे हैं ईरान के बारे में, वो एबनॉर्मल हैं। तो इसमें एक पर्टिकुलर रेटरिक को पुश कर रहा है या इमेज बिल्डअप, एक वर्ड जो आप बार बार हम लोग यूज करके और उसको एलैबोरेट नहीं कर रहे, प्रोजेक्शन, इमेज बिल्डिंग इज अबाउट प्रोजेक्शन। जहां एक टीम आला उदल के समय से एक लीडर के बारे में गाना गाया जाता था कि वो लीडरशिप उनकी बरकरार रहे, इमेज बरकरार रहे, ताकि लोग जो कि इक्वल है, दिमाग तौर पे सारे इक्वल है, तो प्रोटोकॉल्स, रेड टेप, ये आला उदल संस्था, ये सब इसलिए किया जाता है कि बाकी के लोग अपने को सबमिट कर दे कि ये मेरा लीडर है, जो बोलेगा हम इसको मानेंगे। अदरवाइज इंडिविजुअल वर्सेस इंडिविजुअल है। प्रेसिडेंट है तो क्या हो गया, उसका जो दूसरा सिटीजन है उस कंट्री का, वो बराबर है, उसके पास भी उतनी बुद्धि है। तो लीडरशिप को बरकरार रखने के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं, जिसमें रेड टेप है, जिसमें ये इमेज मेकओवर है। ट्रंप के केस में मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं अब इससे 2 कदम और आगे, अभी तक तो बात डोनाल्ड ट्रंप को लेकर ही कर रहे थे, अब मध्यस्थ देश को लेकर कर लेते, पाकिस्तान और उनकी हुकूमत, चाहे शहबाज शरीफ हो, वो तो ना तो इथोस है ना मैं लोगोस के साथ जोड़ रही हूँ, तो फिर तो ये पैथोस कुछ हद तक दिखता है, क्योंकि इन्फ्लुएंस तो कर ही रहे हैं, नो डाउट। क्रेडिबिलिटी नहीं है, ना डेटा देते हैं, अब ये सिर्फ और सिर्फ हवाई जुमले ही तो दे रहे हैं देश को। सिर्फ खोखली बातें, एक गीदड़ भभकी बोलते हैं वर्ड, और पाकिस्तान की लीडरशिप को उसने डिटेक्ट, उसका असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स बड़े स्पेसिफिक हैं ट्रंप के। उन्होंने अपने यहाँ भी जिन लोगों को स्पेसिफिकली पेट हेग्सेथ को सेक्रेटरी वॉर बनाने से पहले बहुत मुश्किलें हुई, क्योंकि वो अल्कोहल डिपेंडेंट थे, लेकिन ट्रंप को ये पता था कि ये सबसे इंसेन काम हमारा यही कर सकता है। फिर सीबीआई डायरेक्टर, डीएनआई की चीफ, इन सबको उसने हाथ से उठा के वहां रखा है, बिकॉज ये लोग उसके सामने बैकबोनलेस हैं। उसकी इसी तरह से पाकिस्तानी प्रीमियर एंड पाकिस्तानी जनरल
ट्रंप ने अपनी सारी इंपॉर्टेंस को, पावर को, पोजीशन को डाइल्यूट करते हुए एक रोग नेशन के फील्ड मार्शल को एक ऐसी जगह पे यूज किया है। ये बड़ा डीप पेनिट्रेशन मानता हूं मैं, नो मैटर हाउ स्टूपिड इट इज, लेकिन उसने यूएस प्रेसिडेंट के चेयर को डाइल्यूट कर दिया कि बार-बार एक छोटे नेशन के आर्मी जनरल को, लेकिन उसका यूज कर रहा है। आज की तारीख में जब पूरे सारे दुनिया के देश के लीडर, जितने ग्लोबल लीडर्स हैं, ट्रंप से डिस्टेंस बनाकर रखे हुए हैं, एवरी सिंगल लीडर जो मैटर करता है, उसमें उसने एक फील्ड मार्शल को पकड़ के और क्या-क्या नहीं करा रहा है। ठीक है। लेकिन और ये एक्सप्रेस इसमें करता है। दीवान सर आपका कॉल क्या है? दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकार के नेता, भिन्न भिन्न हम देख रहे हैं प्रतिनिधि हैं। एक तरफ पुतिन, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप, एक तरफ किम जोंग उन। अभी व्लादिमीर पुतिन के बारे में अगर बात करें, रूस यूक्रेन वॉर जो चल रही थी, उस पर्सपेक्टिव से भी सोचे तो पुतिन को आप किस कैटेगरी में फिट करना चाहेंगे? दीवान सर। हाँ रितु जी, मैं क्षमा करें, ये कंट्री जो है ये डिक्टेटरशिप तो है नहीं, हिटलर वाला काम तो है नहीं, जो डेमोक्रेसी है, उसका कैबिनेट है, देश की साख का सवाल है, देश मतलब यूएस से। मेरी समझ में तो ये है, अभी हमें देखना ये चाहिए क्या करेगा ये ट्रम्प साहब जो है। अब बहुत अच्छा रिसर्च किया आपने, इथॉस पेथॉस और एक और आपने बताया, तो ये जनाब ये ईड़ा बन के पिड़ा खा रहे हैं, ईड़ा बन के भाई मैं पागल हूं, पिड़ा खा रहे हैं। मेरे को समझ में ये आता है कि ये इतनी हाई ऊंची ऊंची कंडीशन रख रहे हैं ईरान के सामने जो मानी ही नहीं जाएंगी, और उसके पहले कह रहे हैं मंडे को हमारी जो तो पूरी टीम आ रही है और तुम नहीं आओगे तो तुमको दिखाएंगे, तुम तो आते ही नहीं हो भाई। और ये क्यों? ये तो ऐसा है ना, मैंने आपके घर किराए पे लेना है, नहीं रितु जी मैं घर किराए पे ले लूंगा, पर मुझे आप घर के बाहर एक नहर खुदवा दो। क्यों? मैं नहर पे चहलकदमी करता हूँ। अच्छा फिर आप नहीं खुदवाएंगी, मुझे नहर लेनी नहीं है आपसे, मुझे फिर घर मकान किराए पे लेना नहीं। देखिए मैं नहीं समझ रहा हूं, मेरी समझ में ये है कि मैं नहीं समझ रहा हूं ट्रंप, अब ट्रंप तो वर्चस्व में आ गए हैं, अमेरिकन ईरानियन शिप को भी डुबो दिया उन्होंने, डुबाया नहीं, उनके इंजन को हिट कर दिया, वो वर्चस्व में आ गए हैं। जो 11 अप्रैल को हो रहा था उसके बाद अपनी फौज घुसाई और कंट्रोल में आ गए हैं। ये मेरी समझ में इस वॉर को 2-3 महीने चलाएंगे, उनको डर नहीं है। हाँ अगर हफ्ते के बाद 10 दिन के बाद चीन कुछ, ईरान जो कुछ इनके किसी वॉरशिप को या किसी को नुकसान पहुंचाता है, सब चीज क्लियर अप होगी, तब ये बात करेंगे इस वार्ता की दोबारा। अभी तो चाहते हैं अपनी कंट्री को बोल दें, अरे ये तो ईरान तो आता नहीं है, करता नहीं है, हमको मजा चखा रहे हैं, इनकी शिप तोड़ दी, ये कर दिया। और नॉन ईरानी शिप, उनका तो हमारी फौज खड़ी है, नॉन ईरानी शिप तो आप आ जा सकते हैं, खाली ईरान को दबाया हमने, हम तो बड़े शेर हैं। ये गेम खेल रहा है मेरी समझ में, लबोलबाब ये है। बाकी ड्रामा सुबह कुछ शाम को कुछ होगी, पर्सनैलिटी की बात बहुत अच्छी हो सकती है, पर ये गेम खेल रहे हैं, सोची समझी चाल है। धन्यवाद रितु जी। ठीक है झा सर, मुझे ये समझाइएगा, अगर अभी जैसा कि दीवान सर कह रहे हैं सोची समझी चाल है, दिखाना कुछ है, करना कुछ है और प्रेजेंट खुद को कुछ करना है। अब इस बीच में अगर मैं उन कंसेप्ट्स को रखूँ, उन आइडियोलॉजीज को रखूँ जिसमें विस्तारवाद भी आ जाता है, जिसमें क्षेत्रीय विस्तारवाद भी आ जाता है, जिसमें रीजनल क्लैश आ जाता है, शिया सुन्नी के जैसे क्लैशेस आ जाते हैं रीजनल तौर पर जो हम देख रहे हैं, और स्पेशली वो वाला केस जिसमें डोनाल्ड ट्रंप का मामला सामने आता है, क्रेडिबिलिटी पर, ट्रस्ट को लेकर के कि दुनिया कितना विश्वास कर पाए कि सुपर पावर आगे आने वाले समय में किसी देश पर न्यूक्लियर प्रोग्राम के नाम पर कम से कम हमला ना कर दे। अब इन तमाम आइडियोलॉजीज को आप किस पार्ट का हिस्सा मानते हैं? बड़ा मुश्किल है असेस करना डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो है उसकी वो बहुत ज़्यादा है, और हम लोग अभी सिर्फ एक दायरे में उसको एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो जिस तरह से वो वॉर चला रहा है, ये वॉर गेम को हैंडल कर रहा है, अपने डिफेंस का जो फोर्स है उसको प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये तो एक तरफ हुई, और ये सनकीपन है। देखिए जितने हमारे पैनलिस्ट मित्र हैं, हम लोगों की जो मिलिट्री स्टडी की, मिलिट्री प्लानिंग की एक कोर्स होती है जो हम लोग करते हैं, वो अलग अलग लेवल पे होती है। उसमें पूरे वॉर हिस्ट्री पढ़ते हैं हम लोग, सब कंट्री के, जितने कंट्री ने भी वॉर लड़े हुए हैं उनका प्लानिंग कैसा था तत्कालीन, और उसको आज के परिप्रेक्ष्य में हम लोग एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमने उससे सीखा क्या, आखिर उससे वर्ड जो है वो क्या सीख रही है, कहाँ पे गलती हुई जिसको ठीक कर सकते हैं। तो इसमें आज के दिन बहुत सारे एग्जाम्पल सेट हो रहे हैं।
ट्रंप एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। देखिए, ट्रंप और अमेरिका और ईरान का कोई मतलब कंपैरिजन है ही नहीं। आपने उसके एक शिप श्रीलंका के पास में गिरा दिए, उसके आपने एक सबमरीन को डुबा दिया, अभी कल को आपने कहा कि हमने उसके इंजन रूम में छेद कर दिया। ये क्या आपको क्या अचीव करता है? ये क्या दिखाता है आपको कि आप बहुत महान हैं? नहीं, आप महान नहीं हैं। ऑल दिस कुड हैव बीन डन इन अ बेटर वे। जो जो एक लीडरशिप होती है, वर्ल्ड लीडर, उसको जो करने का, ये वर्ल्ड पावर को एक कोई काम करने का जो तरीका होता है, दैट कुड हैव बीन हैंडल्ड इन मच बेटर वे। पुतिन को और अमेरिका को हम लोग अगेन कोशिश, आपने एग्जांपल दिया था कि कौन बेहतर है। देखिए, पुतिन वॉर में गया है किसी और कारण से, वो अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए या अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए नहीं गया है। जो जो घटनाएं क्रम थी वहां पे यूक्रेन के साथ में और रशिया के साथ में, जो डोनबास का एरिया था, उसको पिछले 8 साल से वहां पे वो सारी चीजें दे रहे लेमैन थे। लैंग्वेज में कहे तो क्या सिर्फ फुटेज चाहते हैं क्या, या पॉलिटिकल वेपन के तौर पर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, फुटेज भी नहीं है। फुटेज तो ऐसे वर्ल्ड लीडर को जो नंबर 1 है आज के दिन दुनिया में, उसको वैसे ही मिल जाती है। लेकिन ये सनकीपन जो है, ये सनकीपन किसी वर्ल्ड लीडर को, जो कि सबसे पावरफुल है दुनिया में, जो कि इकोनॉमी में सबसे हाई है, जिसके एक वो अमेरिका था उस समय का, जिसके सहमति के बिना कहीं पत्ता भी नहीं हिलता था पहले दुनिया में, हमने वो समय देखा हुआ है। तो वहां पे ऐसे लीडर का रहना अब कहीं ना कहीं अमेरिका को आने वाले दिनों में काफी डैमेज करेगा। और यही चीज हम देख रहे हैं कि जो अमेरिका की क्रेडिबिलिटी है अपने लोगों के बीच में ही घट रही है, चाहे वो नेटो हो, चाहे उसके बाकी एलाय हो। देखिए, ये चीजें जो हैं, ये ऐसा बहुत दिन नहीं चलेगा। ट्रंप को या फिर इसके जो सब्सिक्वेंट लीडर हैं, अभी ट्रंप हारेगा, अभी मिड टर्म जो है, इसमें इसको बहुत क्षति होगी रिपब्लिकन को। ठीक हो है, सकता है आप कि कह वो रहे हैं क्षति होगी, और force- मिड टर्म इलेक्शंस में हो सकता है इसको लेकर तस्वीर भी बने। एक बड़ी खबर ईरान को लेकर, इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का बयान सामने आ गया है और इसमें ईरान से युद्ध अभी खत्म नहीं हुई है। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से ये पक्ष किसी भी पल नए घटनाक्रम सामने आ सकते हैं और नया स्टांस यहाँ पर सामने आ सकता है। ये सबसे दिलचस्प कड़ी है। इसी को लेकर आप एक प्रतिक्रिया दीजिएगा जासर, कि नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि किसी भी वक्त एक बहुत बड़ा मोड़ आ सकता है। वो किस मोड़ की बात कर रहे हैं? नेतन्याहू मतलब इसराइल लेबनान या इसराइल गाजा, और यूएस और ईरान, इसको आप कंपेयर मत कीजिए। ये दोनों अलग अलग लीग है, दोनों की अलग अलग कॉन्सेप्ट है, दोनों की अलग अलग बैकग्राउंड है। नेतन्याहू ये कभी एक्सेप्ट नहीं करना चाहेंगे कि ये वॉर सीज फायर उस दौर में हो जाए जबकि हिजबुल्लाह को बहुत मतलब घुटने पर लाने का अभी क्रम चल रहा था। ये सीज फायर नेतन्याहू के लिए बहुत उचित नहीं है। लेकिन नेतन्याहू किसके बल पे कूद रहा है? अमेरिका के बल पे कूद रहा है। अगर अमेरिका उसके साथ में नहीं होता तो ये बहुत पहले ही ये चीजें जो नेतन्याहू का जो बल था बहुत पहले ही रुक जाता। हाँ। लेकिन अभी हम लोग सबको इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए फिर से सर, एक सवाल आपसे मेरा, अगर इसी कड़ी में देखें तो मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ से अमेरिका की तरफ से कोई पक्ष रख रहे हैं जो कि इसी तरीके का बहुत सेंसेशनल या फैसला या एक बयान होता है, दूसरी तरफ अगर ड्रैगन की बात कर ले या दूसरे अन्य कंट्रीज की बात कर ले, रूस की बात कर ले, वो ऐसे कैसे लेती है, वो ऐसे कैसे परसीव करती है? एज अ चैलेंज या एज अ नॉर्मल स्टेटमेंट कमिंग फ्रॉम एन ऑफिशियल? देखिए रितु, ट्रंप, पुतिन, नेतन्याहू या किम जोंग यून, वो क्या है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि उनका राइज क्यों हुआ, कौन सी ऐसी कंडीशंस बनी जिसकी वजह से ये टॉप पे पहुंचे अपने अपने देश की राजनीति में। उसके कुछ एक्सटर्नल सोशल फैक्टर्स होते हैं जो उनको वहां तक पहुंचाते हैं। देखिए, जैसे हिटलर का राइज हुआ, क्या वर्साई की ट्रीटी नहीं होती तो हिटलर राइज होता? नहीं होता। क्या गोर्बाचोव और येल्त्सिन रशिया में यूएसएसआर का डिसमेंटल नहीं करते तो पुतिन का राइज होता? नहीं होता। इसी तरीके से अमेरिका अपना डोमिनेशन दुनिया में बरकरार रखता, अच्छी तरह दुनिया को मना लेता तो शायद ट्रंप राइज नहीं होता। तो ये राइज क्यों हो रहे हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए सर्टेन कंडीशंस क्रिएट होती हैं और उन कंडीशंस की वजह से इनका राइज होता है। और राइज होने के बाद ये डिजास्टर्स डिसीजन लेते हैं और उससे दुनिया का नुकसान होता है, और दुनिया का नहीं स्वयं का भी नुकसान होता है। ये हिटलर ने किया,
यही ट्रम्प साहब कर रहे हैं। ट्रम्प ये चाहते हैं कि मैं अमेरिका की सुप्रीमेसी की को स्टेब्लिश करूं। ठीक है, इस पर देखिए, एक जवाब इन दीवान सर्च सर ऑफ भी देना चाह रहे थे। सुप्रीमेसी, दीवान सर, आप भी इस पर जवाब देना चाह रहे थे, प्लीज। देखिए, ऐसा है कि अभी जो कह रहे हैं कि इम्पोर्टेंट अनप्रेडिक्टेबल टर्न आने वाला है इस पूरे युद्ध के अंदर, तो ये तो मतलब क्या इशारा कर रहे हैं कि मतलब ये मुझे नहीं लगता इस टर्न का मतलब तो कोई पॉजिटिव तो नहीं निकाला जा सकता। इसका तो ये मतलब है कि ये चीज हमारी जो पकड़ है, हमारी मतलब यूएस से इजराइल की, हमारे जो पकड़ हमारी सांप जो पकड़ लिया है ईरान को, ये तो हमारी बहुत भारी तरीके से मजबूत हो जाएगी। हमारे साथ यूएई, सऊदी, ये सब भी जुड़ जाएंगे। क्यों? अभी अमेरिका और ईरान जो है, ईरान को दबोच के बैठा है। तो ऐसा है, ऐसा Hormuz कहना को- सही रहेगा दीवान सर कि हम तो बात डोनाल्ड ट्रंप की, पुतिन की कर रहे हैं, 2 कदम आगे बेंजामिन नेतन्याहू चले गए हैं। नहीं यार, नहीं वो जनाब नेतन्याहू तो चला रहे हैं पूरा युद्ध। ट्रंप क्यों आए? वो ट्रंप इसलिए आए, एप्स्टीन किसका प्रोजेक्ट है, दुनिया जानती है। ये सब पीछे से ज्यूश लॉबी चला रही है, दुनिया जान रही है, तो वो उनके गुलाम बने हुए हैं। तो खैर, तो सवाल ये है कि वो जो इशारा दे रहे हैं, वो ये इशारा पॉजिटिव नहीं दुनिया के लिए। Okay. ये ईरान के लिए पॉजिटिव नहीं है। ये अब उस इसे पाश कैसे में लिया जाए और पाश में- कितना घातक होगा, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन साहिद सर, कुछ वर्ड्स मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। वो वर्ड्स इस तरीके से हिस्टोरिक हो, डेंजरस हो, फाइनल वार्निंग हो, पूरी की पूरी सिविलाइजेशन को ख़त्म करना हो, इन तरीके के जो ड्रामेटिक वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है, इसे हम एग्जैगरेशन कहे, मैनिपुलेशन कहे, या ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को भ्रमित करने का एक तरीका है? ऋतु, मेरे हिसाब से ये मेडिकल है, और इसीलिए Okay. बार बार मैं आर्टिकल 25th अमेंडमेंट सेक्शन 4 की बात करता हूँ। और अमेरिका में ये चल रहा है, पिछले 3 दिनों से उनकी सेनेट में ये डिस्कशन चल रही, बिकॉज कुछ खास किस्म के वर्ड्स जो आप यूज कर भी नहीं सकते हैं टीवी पे, वो उन्होंने अपने पोस्ट में डाले हुए हैं। और वो दिखाते हैं कि कुछ खास मेंटल कंडीशंस में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस बोलते हैं, कभी पोटेशियम सोडियम फ्लक्चुएट कर, उस वक्त आदमी क्या बोल रहा है वो उस पर उसका कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन दिक्कत यह है कि वो शब्दों का चयन तो गलत होता ही है, तो उसके पीछे की जो थॉट प्रोसेस है वो भी थ्रेटनिंग या ह्यूमिलिएटिंग, इंसल्टिंग, ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज किए हैं यूरोपियन लीडर्स के लिए। जापानीज प्राइम मिनिस्टर के सामने बैठ के बेवकूफी वाले शब्दों का इस्तेमाल, मतलब एब्सोल्युटली अनबिकमिंग वर्ड्स यूज करते हैं। तो उसके बारे में जितना कम बोला जाए। नेतन्याहू का केस ऐसा नहीं है, उन्होंने अभी जो बोला है वो अपने फोर्सेस को रेडी रखने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि ईरान अभी तक नहीं माना है नेक्स्ट फेज ऑफ डिस्कशंस में आने के लिए, फाइनल गो अहेड नहीं दिया है। तो वो बेसिकली अपने फोर्सेस को जो लेबनान के अंदर है उनके लिए भी अब 4 दिन और बचे हैं, और जो ईरान के लिए रेडी या रीकूप कर रहे थे उनको भी वापस रेडीनेस की स्टेट में लाने के लिए, यू कैन एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। तो उसका फोकस बड़ा क्लियर है कि उसको एक बफर जोन बनाना था, बना लिया है, लेबनान से उसने टाई अप कर लिया है, तो उनका फ्यूचर थोड़ा सेफ दिख रहा है, क्योंकि उन्हें ये पता है कि जब तक ट्रंप है, ट्रंप के हटते ही अमेरिका की एक बड़ी लॉबी इजराइल के सपोर्ट को अब खत्म कर देगी। ये बड़ा हिस्टोरिक डेवलपमेंट हो रहा है। जी ठीक है, यानी कि अभी इसे अनप्रेडिक्टेबिलिटी से जोड़ते हुए हम उनकी मेडिकल, जैसे कि आपने साहिद सर बताया अभी, वो तमाम हिस्ट्री और चीज़ों को भी ध्यान में रखना होगा। कानून क्या है और कहाँ तक किस हद तक ले जाया जा सकता है, क्या इसको लेकर के भी रेगुलेशंस होने चाहिए कि आप किस हद तक अपने सेंसेशनल किसी चीज़ को बना सकते हैं, कितना ड्रामेटिक बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का कनेक्ट होने के लिए और यहाँ पर अपना पक्ष रखने के लिए, कीमती वक्त देने के लिए। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।